नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पास्ट लाइफ स्टोरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो बहन इस पूरी दुनिया में पाए जाने वाले लोगों में से कुछ बहुत ही चुनिंदा लकी लोगों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को अपने सपनों का राजकुमार उनके जीवन साथी के रूप में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहन उन चुनिंदा लकी लोगों में से एक है जिस इंसान का इन्होंने बचपन से सपना देखा, जिस प्रकार के व्यक्ति से ये विवाह करना चाहती थी, जो एक्सपेक्टेशंस इनकी थी कि इस प्रकार का पुरुष मुझे मिले तो मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, वो व्यक्ति सचमुच में इनके जीवन के अंदर आ गया और सामने से उन्होंने इनको प्रपोज किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इनके पीछे पड़ करके उन्होंने इनसे विवाह किया था। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने जीवन के बहुत ही अच्छे 14 वर्ष अपने पति के साथ गुजारे, लेकिन आज ये अपने इस सपनों के राजकुमार से अलग हो गई हैं, दूर हो गई हैं। और इनके सपनों के राजकुमार से इनको अलग करने वाला, इनको दूर करने वाला और कोई नहीं है, इनके सपनों के राजकुमार की पहली पत्नी है। जी हाँ, इनका जो सपनों का राजकुमार इनके जीवन में आया वो इनके पहले नहीं, उनकी मतलब पहले भी शादी हो चुकी है और ये दरअसल उनकी दूसरी पत्नी थी। दोस्तों, ये जो स्टोरी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके अंदर आज बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। उन सभी कैरेक्टर से संबंधित जो इमोशंस इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किए, जो दर्द इन्होंने अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस किया, वो दर्द, वो प्रॉब्लम्स इन कैरेक्टर्स ने इनके जीवन के अंदर क्यों क्रिएट करी। अच्छा, इनको प्रेम करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने इतना प्रेम इनको इस जीवन के अंदर क्यों दिया। ये जो सारा रहस्य है इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये खुल गया था। मतलब ये जो राज है वो खुल गया था। एक एक कैरेक्टर को, शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके बारे में ये जानना चाहती थी और अपने पीएलआर से न जान पाई हूँ। तो दोस्तों, आपको ध्यान से स्टोरी को सुनना है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद भी है। इससे बहुत ज़्यादा शिक्षा आपको मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, पूरा केस बहन का बताते हैं और फिर बताते हैं कि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर क्या देखा। तो दोस्तों, ये कहानी जिस प्यारी बहन की है, ये प्यारी बहन भारतवर्ष के एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बिलोंग करती हैं, लेकिन अपने पिताजी की एक आज्ञा के चलते आज से 25 वर्ष पहले अपने गांव को छोड़ करके ये बहन दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली के अंदर रहने लगे थे। दोस्तों, आज से 25 वर्ष पहले इनके पिताजी ने इनकी अरेंज मैरिज करा दी थी एक ऐसे लड़के से जो कि इनकी ही जाति का था, इनकी ही समाज का था। वो दिल्ली के अंदर कोई छोटी मोटी नौकरी किया करता था और क्योंकि वो दिल्ली के अंदर परमानेंटली रहा करता था, तो इनकी शादी करा करके इनको आदेश मिला कि बच्चे, अब आप भी अपने पति के साथ दिल्ली के अंदर रहेंगे। दोस्तों, इनका जो पहली बार विवाह हुआ, उस विवाह से इनको 2 संतानें प्राप्त हुई, एक बड़ी बेटी और फिर उनके कई कुछ वर्षों के बाद एक छोटा बेटा। दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि जिस व्यक्ति से इनके पिताजी ने विवाह कराया था, वो व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था, इनके साथ लगभग हर रोज़ शराब पी करके मारपीट भी किया करता था। दोस्तों, जब इन्होंने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया, इन्होंने थोड़े समय तो मतलब उनकी मार ये खाती नहीं, लेकिन थोड़े समय में इनको ये बात समझ में आने लगी कि जो इनके पति हैं, उनका इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वो इनके प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। केवल अपनी जो उनका परिवार है उसके एक प्रेशर के चलते इनके पहले पति ने इनसे विवाह कर लिया था। लेकिन इनके जो पहले पति हैं, वो शादी से पहले ही किसी दूसरी महिला के साथ एक अफेयर के अंदर थे और वो जिस लड़की के साथ अफेयर के अंदर थे वो इनके समाज की नहीं थी, इनकी जाति की नहीं थी। शायद वो दिल्ली की ही रहने वाली कोई लड़की थी जो पहले से दिल्ली की रहने वाली थी और उस लड़की से इनके पति जो है शादी नहीं कर पाए थे।
प्यार वे उस लड़की से ही करते थे और अपने फैमिली के प्रेशर के चलते इनसे उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इनको एटलीस्ट जो सम्मान मिलना चाहिए था, है ना, वो सम्मान उन्होंने कभी नहीं दिया। वो खुद भी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहे और अपने आप को एक बंधन में इनके साथ महसूस करते रहे। दोस्तों ये ऐसा बताती हैं कि इनके जो पति है वो ठीक से काम धंधा नहीं करते थे, या शायद अगर वो ठीक से काम धंधा करते भी थे तो वो इस प्रकार से जताते थे कि उनको कभी तनख्वाह मिलती है कभी नहीं मिलती है, क्योंकि इनको ऐसा शक था कि जो इनके पति हैं वो जो भी वो तनख्वाह जो उनकी होती होगी, जो भी कमाई होती होगी, दरअसल उसको अपनी प्रेमिका के ऊपर खर्च कर दिया करते थे। ये बताती हैं कि भैया हमारे पास तो कई बार ऐसा होता था कि रोटी खाने तक को पैसे नहीं होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी, कैसे मैं इनको बड़ा करूंगी। ये बताती हैं कि पहले का टाइम था, तब बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और ये सब भी नहीं थे, तो मैं दिल्ली में आने के बाद कई साल तो जैसे यहाँ पर कैद ही हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी खैर खबर भी नहीं ले पा रहे थे। फिर इनका विवाह हो जाने के बाद 4-5 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जिसके बाद ये अपने पिताजी से संपर्क कर पाए। तो इनके पिताजी इनको सपोर्ट करना चाहते थे, उनके सपोर्ट के चलते इनके पिताजी ने इनको दिल्ली के अंदर कोई अपनी ज़मीन वगैरह बेच करके दिल्ली में इनको एक ज़मीन खरीद करके दे दी थी। और इनके पिताजी ने फिर इनको गाइड किया था कि बच्चे अब जहाँ भी जैसा भी हो गया है, कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े हो। तो कुछ उनका सपोर्ट इनको मिला, इन्होंने कुछ नौकरी वगैरह करना शुरू किया, तो थोड़ी इनकी सिचुएशन बेहतर हुई। और उसके बाद ये बताती है कि इनका जीवन परिवर्तित हुआ जब इन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी और अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इन्होंने अपने आप को जी जान से लगा दिया, जिसके चलते कुछ ही समय के अंदर ये अपने जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा जीवन बना पाई। अपना इन्होंने घर बना लिया उस ज़मीन पे, जो कि इनके पिताजी ने इनको खरीद करके दिया था। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया, उनको पूरा इस प्रकार से मैनेज कर दिया कि जिससे जो बच्चे हैं वो अच्छा जीवन काट सकें। लेकिन दोस्तों ये बहन ऐसा बताती हैं कि जो इनके पहले पति थे, जैसे ही इन्होंने काम करना शुरू किया था और इनके पति को ऐसा दिखना शुरू हुआ था कि जैसे इनकी बहुत तरक्की होने लगी है, तो ये बताती हैं कि ना वो और ज़्यादा चिढ़ने लग गए थे। मैं खुश हो रही हूँ, मैं तरक्की कर रही हूँ, इस बात से उनको बहुत ज़्यादा जलन थी, जिसके चलते ये बताती हैं, क्योंकि इनका मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम था, तो ये बताती हैं कि इनके पति जब भी कोई मीटिंग्स हों या किसी से भी ये मिलें, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, तो पति उनके सामने ही इनको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते थे। इनके लिए एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति को क्रिएट करने का प्रयास करते थे। इनके कभी सीनियर्स भी आते थे तो उनके सामने इनको एम्बैरस करने का प्रयास करते थे। ना वो इनको रोटी कमा करके देते थे, ना ही इनके पहले पति को ये गवारा था कि ये लोग चैन की सुकून की रोटी खा लें, मेहनत की रोटी खा लें। इनके पति को बिल्कुल भी ये गवारा नहीं था। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने पीएलआर के माध्यम से बहन जानना चाहती थी कि इस प्रकार का पुरुष मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों उसने मुझे इतना दुख दिया। अरे अगर वो किसी और से प्रेम करता था तो उसको मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी, शादी नहीं करता ना, मुझे इसने क्यों फंसाया। ये बताती हैं कि मेरी हमेशा से ऐसी इच्छा थी कि कोई ऐसा पति मुझे मिले या कोई ऐसा पुरुष मेरे जीवन के अंदर आए जो मेरे प्रति आकर्षित हो, जो कि मुझसे बात करे, जो कि मुझे बुलाए, मुझे घुमाने फिराने लेकर के जाए, जिसको मेरी चिंता हो, मैं कभी बीमार हूँ तो वो मेरा ख्याल करे। जो कि ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने अपने पति के लिए करने का प्रयास किया, लेकिन पति का क्योंकि पहले से अफेयर था, उसने कभी भी इनको ये चीज़ नहीं दी। बहरहाल तो फिर ये आगे बताती हैं कि कुछ ऐसा हुआ था कि शादी के 4-5 वर्ष बाद जब इन्होंने काम करना शुरू किया था, उसके लगभग 1-1.5 वर्ष के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ था। पहले इनको शक होता था कि इनका पति का किसी के साथ ऐसा अफेयर है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया था कि वो पति का जो अफेयर है वो सामने आ गया था। इनके पीछे से शायद वो लड़की आई हुई थी, कुछ ऐसा, तो एक थोड़ा गलत अवस्था के अंदर शायद इन्होंने पकड़ लिया था उनको। और जब पकड़ा था तो कुछ ऐसा किया इन्होंने कि पूरे मोहल्ले को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया और उनका जो है शरेआम उनको कर दिया, और मतलब उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई पूरे समाज के अंदर। तो जब इनके पहले पति की बेइज्जती हो गई बुरी तरह से समाज के अंदर, तो कुछ ऐसा हुआ, इन्होंने बताया कि हम अलग फिर भी नहीं हुए, लेकिन पहले मेरा पति छुप छुप के करता था, अब उसको ये हो गया। तो फिर कुछ ऐसा हो गया, इन्होंने कहा कि भाई तुम
मुझे पहले से शक था कि तुम ऐसा धोखा देते आ रहे हो और तुम मेरे को मतलब, क्योंकि ये तो काम के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिलते रहते थे, तो इनको लेकर के बदनाम करने का प्रयास करते रहते थे। वो होता है ना दोस्तों कि जो व्यक्ति खुद जैसा होता है वैसा ही वो दूसरों के बारे में सोचता है, वैसा ही वो बोलता है और वैसी ही इमेज दूसरों की क्रिएट करने का प्रयास करता है। तो इनका जब इन्होंने काम करना शुरू किया था, पति ने इनकी बहुत ही गंदी इमेज पूरे गली मोहल्ले के अंदर आप आसपास के लोगों में क्रिएट करने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ ही समय में कुछ और ही बात खुल गई, दरअसल उनका अफेयर था। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक ही घर में, ये बताती हैं, हम रहते साथ साथ थे लेकिन अलग अलग कमरों के अंदर रहने लग गए। उसके बाद पूरी तरह से जो है हम लोगों ने एक घर के अंदर भी जैसे हम दोनों का तलाक हो गया। अब ये बताती हैं कि जब हम दोनों बिल्कुल अलग हो गए तो उसके कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में पहले ये काम करती थी उस कंपनी को इन्होंने छोड़ दिया, काफ़ी ये ग्रो कर गए थे, और फिर इन्होंने एक नई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। जिस नई कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया उसके अंदर ये बताती हैं कि इनका एक मैनेजर था, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था जिनको इन्होंने को रिपोर्ट करना होता था। ये बताती हैं कि मेरी उनसे केवल फ़ोन पे ही बात हुआ करती थी। मैं उनको बताती थी कि सर यहाँ पे इतनी लीड्स हमारे पास हैं, इतने लोगों को हम जोड़ लेंगे, इतना सेल हम ले आएंगे इस महीने के अंदर। कह रही मैं अपडेट्स उनको देती थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि जैसे वो इनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। ये बताती हैं कि उन्होंने इनको देखा भी नहीं था, लेकिन वो बार बार कुछ इस प्रकार से कहते थे कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, एक बार मिल करके बात करो। कह रहे उनकी आवाज़ में ना एक तड़प सी मुझे महसूस होती थी कि जैसे पता नहीं क्या मुझसे बात करके उनको मिलता है। और इसी प्रकार से ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से वो मुझसे बात करते थे, हालांकि वो मेरे बॉस थे, लेकिन जैसे मैं भी उनके प्रति आकर्षित सी होती जा रही थी। फिर लगभग 6 महीना फ़ोन पे बातचीत करने के बाद ये अपने उन मैनेजर से मिली, और मैनेजर से मिले हुए इनको अभी कुछ ही समय हुआ था कि उस व्यक्ति ने जो ये 6 महीना है, बातों बातों के अंदर इनकी पूरी परिस्थिति उन्होंने समझ ली थी, किस प्रकार से इनके पति से ये सेपरेटेड से रहते हैं और क्या इनकी कहानी थी उसको पूरी पता थी। तो जैसे ही ये उनसे मिले तो काम धंधे की बात तो अलग है, उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर इनको प्रपोज कर दिया। इनको कहा कि भाई तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे जो है विवाह करना चाहता हूँ। अब जो इनके दूसरे पति हैं, मतलब ये जो व्यक्ति जो इनके मैनेजर थे जिन्होंने इनको प्रपोज किया, उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री थी। दरअसल उनका विवाह हुआ था और उनके विवाह से उनको एक बेटा था। दोस्तों, बेटे के पैदा होने के तीसरे दिन ही ये बताते हैं कि जब बेटा पैदा हुआ था उस व्यक्ति का, तो उनकी जो वाइफ है उनको काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और 3 दिन ही वो जीवित रह पाई थी, और तीसरे दिन जो है इनकी जो धर्मपत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो बेटा है उसको उन्होंने अकेले ही पाला, अपने माता पिता की जो सहायता है उसके हिसाब से पाला। इस प्रकार से जो है उन्होंने इनको बताया था। तो उन्होंने बताया था कि मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेले हो, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारी और मेरी सोच बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो हैं विवाह कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि अपने पहले पति से ये समय तब तक आ गया था कि पूरी तरह से सेपरेटेड थे, इनका डिवोर्स हो गया था, और फिर डिवोर्स पूरा हो जाने के बाद ये जो व्यक्ति हैं जो इनके जीवन के अंदर आए, इनसे ये विवाह कर लेती हैं। विवाह हो जाने के बाद जो उनका जो बेटा था, मतलब इनके जो सेकंड हस्बैंड है, उनका जो पहली मैरिज से जो इनका बेटा था यानी कि इनका स्टेप सन, वो भी इनके साथ रहने के लिए आ जाता है। अब दोस्तों, अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि जब सौतेला बच्चा घर के अंदर आ जाए तो उससे जो माँ है उसकी बनती नहीं है, या जो बच्चे होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती है। लेकिन इन्होंने ऐसा देखा कि जब वो बेटा इनके पास आकर के रहने लगा तो उससे तो एक ऐसी बॉन्डिंग सी हो गई, इनको कभी लगा ही नहीं कि वो इनका सगा बेटा नहीं है, और उस बच्चे ने भी पहले ही दिन से इनको मम्मी मम्मी कहना शुरू कर दिया और बिल्कुल जैसे इनसेपरेबल सा हो गया। और ये तीनों बच्चे भी, जैसे इनके अपनी बेटी और बेटा और वो वाला बच्चा भी, ये तीनों भी आपस में एकदम भाई बहनों, उन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको ऐसा लगा कि शायद यही परिवार था मेरा असली, जिसको मैं ढूंढ रही थी। इनका परिवार पूरा हो गया, ये बहुत खुश थे। इनके जो सास ससुर हैं, जो अब इनके सास ससुर थे, उन्होंने भी जो है इनको फ़ोन पे जैसे इनकी बात होती थी तो उनको बहुत इनका रिगार्ड करते थे। तो ये बताती थी कि जो मेरे ये जिनसे मेरा विवाह हुआ
कुछ ऐसा था कि मेरे कहने से पहले ही इनको मेरे बारे में सब कुछ पता लग जाता था। अगर वो यहाँ पे नहीं भी हैं, कहीं टूर पे गए हुए हैं और मैं बीमार हो गई हूँ, तो उनका फ़ोन आ जाता था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो मैं एक बहुत ही गहरा आत्मिक कनेक्शन था। तो वो सपनों का राजकुमार जो हमेशा से इनके सपनों में था, जिस प्रकार का व्यक्ति ये चाहते थे, ये जो सेकंड पर्सन इनको मिले इनके काम के माध्यम से, ये बिल्कुल वैसे थे। लेकिन दोस्तों ये बताती हैं कि इनके विवाह के कुछ वर्षों बाद इनका दिल टूट गया फिर से। इन्होंने ऐसा बताया कि जो इनके सेकंड हस्बैंड थे वो इनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, उनका बेटा भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लोग बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन ये बताते हैं कि उन्होंने एक सच्चाई छुपाई थी। जी हाँ, एक और सच्चाई। अभी हमने बोला था बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, याद रखना। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, जब उनके बेटे को जन्म देने के बाद 3 दिन बाद उनकी जो विवाहिता हैं, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके कुछ समय बाद ही उनके माता पिता ने उनका एक विवाह और कराया था। जी हाँ, तो उस व्यक्ति की ये सेकंड नहीं बल्कि थर्ड मैरिज थी। पहली धर्मपत्नी जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके बारे में तो उन्होंने बताया था, लेकिन ये जो दूसरी महिला है जिससे वो अभी भी विवाहित थे, जिसको उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था, इसके बारे में ना तो इस व्यक्ति ने इनको बताया, ना इस व्यक्ति के माँ बाप ने बताया, ना इस व्यक्ति के बेटे ने बताया। तो इस बात के बारे में जब इनको पता लगा तो ये बहुत रोए, बहुत इन्होंने झगड़ा किया। तो उन्होंने इनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि भैया वो है तो मेरी धर्म पत्नी, लेकिन वो मेरी पत्नी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम कौन सी बातें बोल रहे हो, मुझे तुम पागल बना रहे हो। वो पहले वाला आदमी भी ऐसा ही था, उसके और अफेयर थे, तुम भी धोखेबाज आदमी हो। तुमने यहाँ दिल्ली में मुझे रखा हुआ है, वहाँ तुम्हारी गाँव में बंगाल में तुम्हारी अपनी बीवी है। तो उसने इनको बताया कि मेरी जो वो बीवी है वो मेरे साथ नहीं रहती है। हम लोगों ने एक अलग घर ख़रीदा था जिसके अंदर वो और मैं रहते थे, लेकिन उस घर में वही रहती है, मैं उसके पास नहीं जाता। उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी जो ये जो सेकंड वाइफ है इनके अभी के हस्बैंड की, उसको इनका जो बेटा है वो बेटा पसंद बिल्कुल नहीं था। तो इनका बेटा जब केवल 1.5 या 2 वर्ष की आयु का था, उस समय उस महिला ने, जो कि इस व्यक्ति की सेकंड वाइफ थी, उन्होंने गरम गरम खौलता हुआ पानी इस बच्चे के ऊपर पलट दिया था, जिसकी वजह से जो बच्चा है इसको 3rd डिग्री बर्न्स हो गए थे। और वो 3rd डिग्री बर्न्स के जो निशान हैं इन्होंने खुद देखे थे उस बच्चे के शरीर पे, क्योंकि इनके साथ तो बेटा बन के रहा था ना घर में ही, तो निशान तो थे उसके ऊपर। तो उन्होंने बताया कि उस महिला ने मेरे बच्चे को जो है जला दिया था, जिसके निशान आज भी मेरे बच्चे के शरीर पे हैं। वो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा मेरे साथ रहे, वो उसको मार देना चाहती थी। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ऐसा था तो फिर आपने क्या किया। तो ये बहन बताती हैं कि भाई उन्होंने जब ये बात बता दी तो उनका जो बेटा था, बेटे ने भी बात बोली कि मम्मी सचमुच में ऐसा हुआ था, मैं उसको मम्मी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको कभी अपनी माँ नहीं मान सकता, आप ही मेरी मम्मी हो। तो ये बताती हैं इस समय पर उस व्यक्ति को न देख करके, ये जो इनका स्टेपसन था उसका जो इनसे प्यार था, ये बताती हैं उस प्यार को देख करके मैं पिघल गई और मैंने उनकी बात का विश्वास कर लिया, जो कि बात दरअसल वो सच ही बता रहे थे। वो उससे औरत से मिलते नहीं थे और ये सारी बात भी थी। तो क्योंकि उस बेटे से इनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, तो उसने बोला माँ कि मेरी माँ तो आप ही हो, मैं किसी और को अपनी माँ स्वीकार ही नहीं कर सकता, आप अगर पापा को छोड़ भी दोगे तो मेरे को तो आप ही पालोगे। तो उस बच्चे के मोह में फिर जो है इन्होंने अपना वो जो रिलेशन है, जो सेकंड मैरिज है, उसको जो है आगे कंटिन्यू किया। अब ये बताती हैं कि कुछ ऐसा था। अच्छा, एक और बात सामने आई थी। इन्होंने बताया कि जो वो सेकंड वाइफ थी इनके अभी के पति की, मतलब इनकी सौतन अभी की, तो उसका कुछ ऐसा था, वो थोड़ी बैड कैरेक्टर लेडी थी। उनका पहले से ही, इनके पति से विवाह होने से पहले ही, इनके पति के चचेरे भाई से जो है अफेयर था, नाजायज संबंध भी था। पता नहीं कैसे परिवार के अंदर कुछ कहानी हुई थी और कहानी के चलते
उस वो जो लड़की है इनके चचेरे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा प्रेशर आ गया कि वो चचेरे भाई से शादी ना हो करके इनसे शादी हो गई। लेकिन पूरे समय वो उनके साथ अफेयर में रहती थी, और ये बात इनको भी पता चल गई थी, जिसकी वजह से इनका अपने चचेरे भाई से भी झगड़ा हो गया था। और ये बताती हैं कि इनके पति के चचेरे भाई ने उनको धमकी दे दी थी कि हम तो ऐसे ही करेंगे और ये तेरी बीवी भी बन करके रहेगी, ठीक है, और अगर ज़्यादा तूने वो 3-5 किया तो तुझे और तेरे लड़के को जान से मार दूंगा। तो इनके अपने चाचा का जो लड़का है उनसे भी जो इनका रिश्ता है वो ख़राब हो गया। आज का ये स्टेटस कुछ ऐसा है कि एक अलग से घर इन्होंने उस महिला को खरीद करके दिया हुआ है, जिसके अंदर आज भी वो इनके चचेरे भाई के साथ ही रहती है। तो बहुत सारा इस तरह से, जैसे हमने बोला दोस्तों कि रिश्ते बहुत सारे होने वाले हैं, तो ये था। लेकिन वो एक प्रकार से दुश्मन भी बनी हुई थी। अब कुछ ऐसा होता है, ये बताती हैं कि अब ये वाली बात खुले हुए भी 10 साल हो चुके हैं। अपने सेकंड हस्बैंड से इनकी मैरिज हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्ष के बाद ये बताती हैं कि मेरे जो पति हैं, अपनी माता पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ, अपना उनका कोई मेन गांव है जहाँ पर घर लेकर के उस महिला को इनके पति ने दे रखा है। ये उस गांव गए थे क्योंकि उस गांव के अंदर ही इनके सारे रिश्तेदार हैं। जो इनका पति हैं और उनके जो माँ बाप हैं वो रहते हैं, लेकिन वो लोग शहर में रहते हैं कहीं पर। तो वो अपने गांव गए थे छठ पूजा पे। छठ पूजा पे ये बताती हैं कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से जो इनके पति आए, तो क्योंकि ये तो दिल्ली में ही रहती हैं, तो इनके पति आए तो वो रोज़ बात करते थे और आते जाते रहते थे। कुछ ऐसा सिस्टम था। ये तो दिल्ली में ही रह रहे थे 2 बच्चों के साथ, और बेटा पति के साथ रह रहा था। तो जब से वो छठ पूजा से वापस आए, वो कुछ अजीब सा व्यवहार करने लग गए। उन्होंने फ़ोन करना इनको बिल्कुल बंद कर दिया, जैसे कहते हैं ना, ही स्टार्टेड गोस्टिंग हर। तो उनको बिल्कुल उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, अजीब सा वो हो गया। तो ये बताती हैं कि 2-3 महीने तक तो मैं परेशान रही, लेकिन 2-3 महीने के बाद इन्होंने फेसबुक पे या शायद व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अपने पति का जो व्हाट्सएप स्टेटस था उसके अंदर एक पिक्चर देखी, जिसके अंदर छठ पूजा पे इनके पति और वही महिला जो कि इनके पति की दूसरी बीवी हैं, वो उनके साथ में खड़े हुए थे। और खड़े इस प्रकार से थे जैसे कि पति पत्नी का जोड़ा हो। इनके सास ससुर भी खड़े थे। तो इन्होंने फिर गुस्से में अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, ससुर से बात करी कि आप लोगों ने मिलकर के धोखा किया है, आप तो कहते थे कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो उनके सास ससुर ने बताया कि बच्चे, हमने जा कर के उससे मिलना नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे रिश्तेदारी में कुछ ऐसा हुआ कि हमें जाना पड़ा। वहाँ वो भी आई हुई थी, और हमारा जो बेटा है वो कभी भी उसके हाथ का कुछ खाता नहीं था, वहाँ पे कुछ खाता नहीं था। लेकिन इस बार उस महिला ने कुछ पकाया था, और पका करके कुछ मीठा वो लेकर के आई थी, जो कि हम दोनों ने तो नहीं खाया, लेकिन इसने खा लिया। ये कहते हैं कि जब से इसने वो खाया है, उसके अगले मिनट से ही हमारे को लग रहा है बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है, और उसके बाद ही पूजा के अंदर ये उस महिला के साथ भी सम्मिलित हो गया। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। और उन्होंने बताया कि बेटा, जब से ये वहां से आया है तब से ये चुप है, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसको क्या हो गया, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, अपने सास ससुर की ये एक्सप्लेनेशन सुन करके ये बहन तुरंत ही फ़्लाइट करवाती हैं कैलकाटा का, और ये अपने सास ससुर के घर चली जाती हैं, जहाँ पे इनको इनके पति मिलते हैं। ये देखती हैं कि वाकई इनकी जो पति हैं वो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, गुमसुम से हो गए हैं, पूरा पूरा दिन कुछ बोलते ही नहीं हैं। जो हमारे कह रही जो मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने इतना पापा को कहा, उनको कहा कि पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये। तो इन्होंने बताया कि इनका जो सेकंड हस्बैंड है उसने बच्चों के साथ मारपीट कर दी, उनके ऊपर हाथ उठा दिया और भगा दिया उनको। ये बताती हैं कि वो बहुत अजीब बिहेव करने लग गए हैं, वो जैसे मुझे भी खाने को पड़ रहे हैं, जैसे मुझे भी मारने को पड़ रहे हैं। लेकिन ये बताती हैं कि उनको क्या होता है कि वो ना ऐसे गुमसुम से पड़े रहते हैं, उनको कुछ बोलो तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से ही कुछ उनको ऐसा होता है कि जैसे पहले वो थे ना, पहले जैसे वो बन जाते हैं। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों के पास आकर के कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा बच्चे, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
तो ये बोलते हैं कुछ मिनटों के लिए ऐसे बात करेंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जा करके सुन्न हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर जो केस है वो ब्लैक मैजिक का केस दिखाई दे रहा था। किसी प्रकार का तंत्र जो है इनके हस्बैंड के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी सुध बुध खो दी थी और वो बहुत ही अजीब प्रकार से बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो इस प्रभाव में थे। अब दोस्तों इन बहन ने बताया कि ये तो वहाँ से फिर हफ्ता 10 दिन वहाँ रहीं, लेकिन जब कुछ हो नहीं रहा था तो ये अपने दोनों बच्चों को लेकर के वापस आ गई। ये तीसरे बच्चे को भी लेकर के आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी आप जाओ, मैं पापा के पास रहता हूँ, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताती हैं लगभग 1.5-2 महीना हो गया है इस सब चीज़ों को होते हुए। इनके सास ससुर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो खुद अब ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं किस जेल के अंदर वो कैद हो गए, क्योंकि इनके अभी के जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं। उन्होंने घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा करना शुरू कर दिया है, अपने माता पिता के ऊपर भी वो हाथ उठा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है सब लोग परेशान हैं। तो ये बहन जानना चाहती थी इस चीज़ को कि भाई ऐसा क्या है, ये जो महिला है अगर उसको इनके हस्बैंड के चचेरे भाई के साथ ही रहना था तो उसने ये ब्लैक मैजिक किया क्यों, क्या दुश्मनी है, क्या समस्या है, क्यों इनके हंसते खेलते परिवार के अंदर जब उस महिला का कुछ लेना देना ही नहीं था इनके परिवार से, क्यों उसने इस प्रकार की परिस्थिति को इनके जीवन में जन्म दे दिया। और इनके पति तो ये कहते हैं कि ये मेरा पति है ही नहीं, ये तो पता नहीं कोई और, ये जैसे उसके अंदर कोई और आ गया है, क्या हो गया। तो ये जानना चाहती थी कि इस महिला से भी इनका क्या संबंध था, अभी जो इनके पति मिले उनसे इनका क्या संबंध था पूर्व जन्म का, जो इनके पति का बेटा है उससे क्या संबंध है, सास ससुर से क्या संबंध है, ये अपने पूर्व जीवन में जानना चाहती थी। दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये बहन प्राप्त कर पाई थी। तो आइए अब चलते हैं इनके पास्ट लाइफ की तरफ, जानते हैं इन्होंने अपने पूर्व जन्म के अंदर क्या देखा। तो दोस्तों ये बहन अपने पूर्व जन्म के दृश्य में देखती हैं कि जैसे इन्होंने वाइट कलर के लंबे शूज़ पहने हुए हैं और वाइट कलर का ही एक लंबा सा इन्होंने गाउन भी पहना हुआ है जो कि फुल स्लीव्स का है। ये खुद को लगभग 19 से 20 वर्ष की आयु के एक कन्या के रूप में देख रहे थे और इन्होंने ऐसा देखा कि जैसे ये कुछ पहाड़ियों में है, पहाड़ियाँ इनको जो है नज़र आ रही थी। फिर इन्होंने देखा कि जहाँ पर ये खड़ी हैं वहाँ से कुछ दूर एक लड़का बैठा हुआ है और लड़का बैठा हुआ है और बैठ कर के कुछ सोच रहा है। फिर इन्होंने थोड़ा उस लड़के के बारे में एक्सप्लेन किया। इन्होंने देखा कि लड़के ने हाफ पैंट पहनी हुई है और एक टी शर्ट या शर्ट ऊपर उस लड़के ने पहनी है और लड़का भी जो है लगभग 20 वर्ष की आयु का है। फिर यह उस लड़के के पास जाती हैं, उससे कुछ बातचीत करती हैं। उस लड़के से बातचीत करते हुए इनको उसका नाम याद आता है। ये कहती हैं कि उसका नाम राकेश है और राकेश नाम के उस लड़के को ये अपना नाम पुकारते हुए देखती हैं और वह इनको मनिका के नाम से पुकारता है। थोड़ी देर तक जब ये इस दृश्य में रहते हैं फिर इनको समझ में आता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। जो लड़का है, लड़का किसी गरीब घर का है और ये खुद को देखती हैं और कहती हैं कि मैं किसी बड़े घर की लड़की हूँ। और फिर थोड़ी देर में बताती हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो पुलिस के अंदर बहुत बड़े कोई ऑफिसर हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये उन दृश्यों में होती हैं, थोड़ा और चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, तो इनको ऐसी स्मृति आती है कि जो अभी का समय चल रहा है ये सन 1890 है और सन 1890 में जिन पहाड़ियों में ये घूम रही हैं ये पहाड़ियाँ उस जगह पर हैं जहाँ पर आज का झारखंड है। हमने इनसे पूछा कि आपको ये लड़का कैसे मिला, ये गरीब घर का लड़का है, आप इससे कैसे प्यार करने लगे। तो ये बताती हैं कि मैं घूमने गई थी पहाड़ियों में और मैं पूरी तरह से भटक गई थी और अपने घर वापस नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये जो लड़का है ये मुझे मिला और इसने पहाड़ियों के, इसको सारे रास्ते पता है, ये चरवाहों का लड़का है और ये रास्तों से निकाल करके जो है इसने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया।
तो फिर मेरी इससे बात होने लगी और हम अक्सर, जैसे मैं पहाड़ियों में आ जाती थी और ये यहीं पर ही होता है इस समय पर, तो हम मिलने लगे और अब हम एक दूसरे को जो है पसंद करते हैं। फिर हमने इनसे आगे पूछा कि भाई लड़का कुछ और भी करता है, तो उसने बोला कि हाँ, ये इसका खानदानी काम है, ये जो पशु जो ये चरा रहा है ये इसके परिवार के हैं, लेकिन ये लड़का कुछ छोटी मोटी नौकरी भी करता है। फिर आगे ये देखते हैं कि एक और कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है इनके पिताजी के ऑफिस में। वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इनके जो पिताजी हैं उनके पास जैसे ना इनके जो जो इनका शहर है, उसकी पूरा जो शहर है, जो पूरा आसपास का जो एरिया है, उसकी सारी जो पुलिस है, उसके सारे ऑफिसर्स जो हैं वो इनके पिताजी को रिपोर्ट करते हैं। और इनके पिताजी को रिपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स में से एक जो ऑफिसर है वो एक खतरनाक व्यक्ति है। बार बार इनको वो खतरनाक व्यक्ति याद आ रहा था और थोड़ी देर में इनको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई वो लड़का इनको क्यों याद आ रहा है। तो ये बताती हैं कि वो मेरे पिताजी के ऑफिस में उनके साथ काम करता है और मेरे पिताजी ऐसा चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं। यहाँ ये बताती हैं कि भाई मेरे को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पसंद तो मैं इस लड़के को करती हूँ, और जिसकी वजह से ये उस लड़के से विवाह करने से मना कर देती हैं। अब ये बताती हैं कि इनके पिताजी जो उस जीवन में थे वो तो बहुत न्यूट्रल सा बिहेव करते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो जो लड़का है, वो लड़का को जब पता लगता है कि लड़की ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है, तो वो लड़का इनको धमकी देता है कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आगे ये देखती हैं कि वही जो खतरनाक वाला पुलिस ऑफिसर है उसके बारे में ये अपने पिताजी से जाकर के शिकायत करती हैं, कहती हैं कि पिताजी वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि वो तो मुझे जान से मार देगा और आप चाहते हो कि मैं उसी के साथ शादी कर लूँ, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि नहीं बच्चा, वो तुम्हें शायद पसंद करता है और वैसे ही वो तुम्हारे को डरा रहा है, ऐसा वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन ये बताती हैं कि मुझे उस व्यक्ति से ना जैसे कि नफ़रत सी है, मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, तो उससे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ फिर ये बताती हैं कि मैंने अपने पिताजी को बता दिया है कि दरअसल मैं गांव के एक लड़के से ऐसे ऐसे प्रेम करती हूँ, वो चरवाहों का लड़का है और ऐसे ऐसे मुझे पहाड़ियों में मिला था। तो इनके पिता कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अभी तक तो इनके पिताजी न्यूट्रल थे, लेकिन जब ये उस लड़के के बारे में पिताजी को बता देते हैं तो इनके पिताजी एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मेरी लड़की और भिखारियों के घर जाएगी। ये बोलती हैं कि जब पिताजी ने मेरे प्रेमी को भिखारी कह करके पुकारा तो मुझे बहुत दुख हुआ। और अब ये बताती हैं कि मेरा प्रेम के बारे में जानने के बाद मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़े फोर्स करते हैं और जो मेरी शादी है वो एक प्रकार से थोड़ा फोर्स करके, प्रेशर बना करके मेरे ऊपर मेरी शादी उसी पुलिस ऑफिसर से कर देते हैं जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बताते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एज सच शादी अब मेरी हो गई है, वो मेरे को कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे वो नापसंद है और शादी के 2 महीने बाद ही मैं अपने पति के घर से भाग गई हूँ। और भाग करके ये बताती हैं कि मैं उस लड़के के साथ भागी हूँ और भाग करके हम नॉर्थ ईस्ट के उस राज्य में आ गए हैं जिस राज्य की ये इस जन्म में रहने वाली हैं। उस जन्म में ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य के नहीं थे, उस जन्म में ये झारखंड के रहने वाले थे, लेकिन भाग करके नॉर्थ ईस्ट चले गए थे और इस जन्म में ये नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिताजी की आज्ञा के चलते इनको दिल्ली आना पड़ गया था। तो ये बताती हैं कि भैया हम लोग घर से भाग गए हैं और हमने दूर जाकर के अपनी जो दुनिया है उसको बसा लिया है। जो इनका पति है, अभी का जो पति, मतलब जिसके साथ ये भाग करके आई है, इनका जो प्रेमी है, उसको छोटी कोई नौकरी भी मिल गई है, वो किसी के यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा है। अब यहाँ पर इनको एक और चीज़ याद आती है। अब यहाँ पे यहाँ तक इनको अपना जो अपना साइड का जो किस्सा है वो नज़र आ रहा था। उसके बाद ये फिर कुछ ऐसे दृश्य देखती हैं जिसके अंदर ये अपने प्रेमी के साथ है, जिसके साथ ये भाग करके आ गई हैं, अब उनके साथ विवाह हो चुका है। और ये बताती हैं कि उस प्रेमी की भी अपने गांव की कोई हिस्ट्री है। उस प्रेमी के गांव में उसी के रिश्तेदारी के अंदर एक लड़की हुआ करती थी, जो लड़की
ने कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो मेरा प्रेमी है वो मेरे साथ प्रेम करता था और वो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिसके चलते उसने उसको मना कर दिया। अब ये बताते हैं कि वो जो लड़की इनके प्रेमी के रिश्तेदारी के अंदर थी, वो कुछ ऐसा था कि उसका इनके प्रेमी के घर पे बहुत ज़्यादा आना जाना था जब वो झारखंड के अंदर रहते थे, उनके गांव में। और ये कुछ ऐसा बताती हैं कि वो लड़की जो इनका प्रेमी है उसके छोटे भाई को लेकर के अपने साथ कहीं चली गई थी। और कुछ ऐसा हुआ कि एक नदी किनारे जो इनका प्रेमी है उसके छोटे भाई के साथ वो गई थी, कुछ उसको जैसे खेलने के बहाने, या आजा मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, ऐसा कुछ बोल करके उसको ले गई। और इस गुस्से के चलते कि इन्होंने उसको शादी करने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने इनके प्रेमी का जो छोटा भाई है उसको नदी में धक्का दे दिया था, और धक्का दे करके तेज पानी बह रहा था उसके अंदर जो है उसकी हत्या कर दी, उस लड़के की जो है मृत्यु हो गई। फिर ये बताती है कि इनका जो प्रेमी है उनके गांव के अंदर एक पंचायत भी हुई। पंचायत के अंदर उस लड़की ने जो सभी लोगों को कहानी सुनाई, गांव वालों को, उन्होंने सुनाया कि अरे हम लोग तो वैसे ही गए थे वहाँ पे, मैं तो वैसे ही उसको मछलियाँ दिखा रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। ये कहती है कि इनके प्रेमी को पक्का यकीन है और इनको भी जैसे पक्का यकीन सा है कि उसी ने ही मेरे प्रेमी के छोटे भाई को मारा है, लेकिन वो गांव वालों के सामने इतनी भोली बन करके उसने कहानी बताई कि भी उसका पैर फिसल गया, तो गांव वालों ने उसको जाने दिया है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की उसकी सजा नहीं हुई। आगे ये बताती हैं कि उस लड़की को जो सजा नहीं हुई ना, उसका एक कारण है उस ही लड़की का पिता। वो जो लड़की है उसका पिता बहुत बड़ा तांत्रिक है, और जो इनका जो लड़के का जो गांव था, इनके प्रेमी का जो गांव था, वो सारे गांव के लोग उस लड़की के पिता से डरते थे। अच्छा, यहां तक ये कहानी थी। तो कुछ ऐसा था कि वो ये लड़के की कहानी मतलब बोल रहे हैं, तो लड़के का कुछ ऐसा था कि वो उस लड़की से भी बहुत ज़्यादा डर गया था। इसी वजह से इन दोनों ने निश्चय किया, इनकी वहाँ शादी हो गई थी और वो लड़का उस लड़की से बहुत ज़्यादा डर गया था। ये दोनों आपस में प्रेम करते थे, तो इन दोनों ने फिर निश्चय किया कि भैया हम भाग करके आ जाते हैं, ना तुम्हारे यहाँ के लोग तुम्हें जीने देंगे, ना मेरे गांव के लोग मुझे जीने देंगे, हम लोग गलत लोगों के साथ फंस जाएंगे। तो ये भाग करके अलग रहने के लिए आ गए। अच्छा, अभी के दृश्य में जिसके अंदर ये उस लड़के से बात कर रही थी, अपने प्रेमी से बात कर रही थी, इनको ऐसी महसूसता आती है कि जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी फोर्स लेकर के, मतलब अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके वहाँ की पुलिस फोर्स के साथ इन्वॉल्व होकर के इनको ढूंढ रहे हैं। और वो बहुत समय से इनको ढूंढ रहे हैं, तो जब जब वो इनको ढूंढते हैं तो ये अपना जो स्थान है उसको बदल लेते हैं। फिर जैसे इनको पता लगने लगता है कि भाई इस स्थान पर भी वो लोग पहुंच गए हैं, तलाश होने लगी है, तो फिर से अपना स्थान बदल लेते हैं। तो कई सारे गांव इन्होंने बदले, कई सारी जगहें इन्होंने बदली, लेकिन अंत में ये ऐसा देखती हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाग भाग करके, और थक गए हैं तो इस चीज़ के चलते अब ये ना वापस झारखंड आ गए हैं कि भाई जो होगा उसको देखा जाएगा, कब तक जिंदगी भर भागते रहेंगे। तो जब ये वापस झारखंड आए हैं तो फिर इनको एक ऐसा दृश्य नजर आता है कि इनके जो पिताजी हैं वो बहुत गुस्से में इनके पहले पति, जिसको छोड़ करके ये भाग गई थी, 2 महीना ही जिसके साथ रही थी, उसके साथ इनके घर के अंदर आए हैं, और बिल्कुल ऐसे गुस्से के अंदर वो घर के अंदर आए थे कि जैसे इनका कत्ल कर देंगे। लेकिन जैसे ही इनके पिताजी ने इनके घर के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर इनके छोटे छोटे 2 बच्चे इनके पिताजी को नजर आ जाते हैं। ये बताती हैं कि मेरे पिताजी को जैसे ही उन्होंने मेरे बच्चों को देखा है, मेरे बच्चों को देखते ही जैसे उनका दिल सा पिघल गया है। तो अभी जो जिससे मेरी शादी हुई थी, जिसको मैं छोड़ के भाग गई थी, वो मेरे पिताजी को कह रहा है कि ससुर जी क्या देख रहे हैं, मारो गोली इन सबको। लेकिन मेरे पिताजी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारे साथ ही रहना भी नहीं चाहती थी, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, तुम निश्चिंत रहो, तुम बहुत लायक बच्चे हो। तो पिताजी का दिल एकदम से पिघल गया है, और क्योंकि पिताजी बड़े अफसर थे तो सारी पुलिस फोर्स तो उन्हीं के कंट्रोल के अंदर थी। तो कुछ ऐसा होता है कि वो जो लड़का बेबस सा हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता।
फिर आगे ये देखते हैं कि अब ये दोनों झारखंड के अंदर रह रहे हैं, दोनों मतलब इनके प्रेमी और ये पति पत्नी और बच्चों के साथ झारखंड के अंदर रह रहे हैं। और वही तांत्रिक जो कि उस लड़की का बाप था, जिसने इनके प्रेमी के छोटे भाई को मार दिया था नदी में धक्का दे करके, वो इनके यहाँ आया है। वो इसको कह रहा है कि मेरी बेटी आज भी तुझसे शादी करना चाहती है, चुपचाप इस लड़की को छोड़ दे और आ जा और मेरी बेटी से शादी कर ले, वो तेरे साथ रहना चाहती है। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि जो इनका प्रेमी है उसने ऐसा बताया कि वो जो लड़की है वो थोड़ा ना बैड कैरेक्टर लेडी है, उसके बहुत सारी जगह पर अफेयर है, लेकिन पता नहीं क्यों वो शादी मुझसे ही करना चाहती है। तो इनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन तांत्रिक अभी भी, जैसे इनके पिताजी आए थे पहले जब ये झारखंड वापस गए तो उन लोगों को भी पता लग गया, तो वो तांत्रिक भी आया है। लड़की को ले जाने के लिए इसके पिताजी आए थे और लड़के को ले जाने के लिए वो तांत्रिक आता है, कहता है कि वापस चलो। और वो इसको धमकी देता है कि अगर तूने मेरी बेटी से शादी नहीं करी तो तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। अब यहां पर ये थोड़े सत्ते में आ जाते हैं। फिर आगे ये देखते हैं कि भाई कुछ ऐसा हुआ है कि इनको एक नया दृश्य अब इनको नज़र आता है। इसके अंदर इनको वैसी महसूसता आती है कि भाई कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो तांत्रिक है और जो इनका पहला पति है वो आपस में मिल गए हैं। उन्होंने कुछ लोगों के साथ इनके घर के ऊपर अचानक से हमला बोल दिया है और इनको पकड़ करके वो एक पहाड़ी पर ले गए हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके बच्चे भी वहाँ पर खड़े हैं और ये दोनों भी है, बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हुआ है और तांत्रिक इनको घूर रहा है और कह रहा है कि मैंने कहा था ना कि अगर तूने मेरी बेटी से शादी नहीं करी तो तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, तूने मेरी बात नहीं सुनी। ये बोलती है कि जैसे ही इन्होंने इतना बोला उतने में ही वो जो पुलिस ऑफिसर था जो कि इनका पहला पति था, वो इनके बच्चों को उठाता है और उसको पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और ये अपने बच्चों को पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं और बच्चे चिल्लाते हुए नीचे जा रहे हैं और गिर करके इनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये ऐसा बताते हैं कि अब मैं और मेरे जो अभी के पति हैं वो फूट फूट करके रो रहे हैं, लेकिन ना तो तांत्रिक को और ना ही उस पुलिस वाले को तरस आ रहा है। अगला दृश्य ये ऐसा देखते हैं कि पहले तो इनके प्रेमी को, जो वो इनका पहले वाला पति होता है, वो गोली मार देता है। इनकी आंखों के सामने इनके प्रेमी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनका वो जो पति है इनको भी गोली मार देता है। गोली मार देता है तो दोनों ये बदहवास होकर के गिर गए हैं। ये ऐसा देखते हैं कि ये दोनों अपने शरीर से बाहर आ गए हैं और अभी का ये दृश्य ऐसा देखते हैं कि शरीर से बाहर आकर के खड़े हैं। तो ये क्या देखते हैं कि वो जो तांत्रिक है उनको इनके प्रति अभी भी बहुत ज़्यादा द्वेष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो अपने आस्तीन में से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और इनके जो शरीर है उसको बहुत बार गोदता है और बहुत सारे जख्म इनके शरीर पे, पहले से मर चुके थे ये लोग, लेकिन जैसे इनके शरीर को छल्ली छल्ली वो कर रहा है चाकुओं के वार से करने के बाद, अपना गुस्सा पूरा शांत हो जाने के बाद इन दोनों को पहाड़ियों से, इन दोनों की लाश को पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आकर के इनके पूर्व का जन्म का जो सारा दृश्य है, जो सीक्वेंस ये देख रहे थे, वो ख़त्म हो जाता है। इनको ये जितने भी कैरेक्टर्स इनके पूर्व जन्म के अंदर थे उनको इन्होंने पहचान लिया था। दोस्तों जो पिछले जीवन के अंदर इनके जो पिताजी थे, जो जिन्होंने उस ऑफिसर से इनका विवाह करा दिया था, और इनकी जो माताजी थी, उनको इन्होंने अपने इस जन्म के सास और ससुर के रूप में देखा। इन्होंने ऐसा बताया कि भाई अभी के जो मेरे सास ससुर हैं उनसे मेरा बिल्कुल ऐसा ही प्रेम है, वो मुझे बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो पिछले जीवन के अंदर इनके सगे माता पिता थे वो, जो कि इस जीवन के अंदर इनके सास ससुर के रूप में इनको मिले, मतलब सेकंड मैरिज में जो इनके सास ससुर है वो लोग। इसी प्रकार से इन्होंने वहां पर जिस पुलिस ऑफिसर को देखा था जिसने इनको गोली मार दी थी, जिससे पहले इनके पिता ने शादी करा दी थी और बाद में फिर वो ढूंढता रहा था इनको, ये सारा जो जंतोजहत हुआ था, लास्ट में उसने गोली भी मारी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पहले पति के रूप में देखा। वो पहला पति जिसको इनकी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, वो पहला पति जो कि पहले से ही एक अफेयर के अंदर था,
दोस्तों यहाँ पर जो पहले से ही वो एक अफेयर के अंदर था, ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके से भी चीज़ सामने आ रही थी कि जिस प्रकार से अपने पिछले जन्म के अंदर ये पहले से अफेयर में थी और इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, उसको छोड़ करके भाग गई थी, तो जो दुख, जो जिल्लत इनके पिछले जन्म के अंदर पति को इनकी वजह से मिली थी, कहीं ना कहीं वो आत्मा उसी चीज़ का जैसे एक बदला इनसे ले रही थी। उसी प्रकार से उस आत्मा का इस जन्म में पहले से अफेयर था और वो फिर से इनका पति बन करके आया, पहला पति बन करके आया इनके जीवन में, और उसने कभी भी इनको वो सम्मान नहीं दिया जो कि ये चाहते थे। हालांकि पिछले जन्म में वो करना चाहता था, लेकिन इस जन्म के अंदर तो जैसे वो बदला लेने के लिए ही इनके जीवन में आया था। अपने जिस प्रेमी को इन्होंने देखा था, जिस प्रेमी को आखिरी में गोली लग गई, जो कि इनको लेकर जो पहाड़ियों में जो लड़का मिला था इनको, वो प्रेमी इनके इस जीवन के जो इनके सेकंड हस्बैंड हैं, जो कि अभी गुमसुम हो गए हैं, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, उनको इन्होंने देखा कि इनके पूर्व जन्म के अंदर वो वही प्रेमी थे। फिर उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए थे उस पूर्व जन्म के अंदर, जिनको पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया गया था। वो 2 बच्चे और कोई नहीं है, इनके अपने 2 बच्चे, जो कि इस बार इनके पहले विवाह से जो 2 बच्चे इनको उत्पन्न हुए थे, वो 2 बच्चे वही थे जिनको उस पुलिस ऑफिसर ने नीचे धकेल दिया था और मार दिया था। फिर हमने प्रेमी का तो बता ही दिया, प्रेमी तो इनके सेकंड हस्बैंड थे ही। अब दोस्तों वहां पर जाते हैं जो तांत्रिक और उसकी बेटी थे। दोस्तों जो बेटी, जो लड़की इनके प्रेमी से उस जीवन के अंदर विवाह करना चाहती थी, उस लड़की को इन्होंने अपने इस जन्म के जो सेकंड हस्बैंड है उसकी सेकंड वाइफ के रूप के अंदर देखा। वो सेकंड वाइफ जिसने इनके हस्बैंड के ऊपर अभी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इसी प्रकार से उस लड़की का जो पिता था पिछले जन्म में, जब पिता तांत्रिक था जिस लड़की का, जिसने इनको धमकी दी थी कि मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, उस पिता को इन्होंने अपनी जो इनके हस्बैंड है, उनकी सेकंड वाइफ जो है, जो कि पिछले जन्म में भी शादी करना चाहती थी इनके हस्बैंड से, उनका अफेयर है इन्हीं के सेकंड हस्बैंड के चचेरे भाई से। जो उसका चचेरा भाई था उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वही तो वो तांत्रिक है, उसका पिता था उस जीवन के अंदर। इस जीवन के अंदर भी वो दोनों मिलकर के जैसे इसके पति को, इनके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, वही उनके मन के अंदर महत्वाकांक्षा है, ऐसा इन्होंने देखा। अच्छा दोस्तों, एक और किरदार आपको याद होगा, पिछले जन्म के अंदर इनके जो प्रेमी थे उनका एक छोटा भाई था जिसको उस लड़की ने नदी के अंदर धक्का देकर के मार दिया था। उस लड़के को, यानी कि अपने उस जीवन के देवर को, इन्होंने अपने इस जीवन में अपने स्टेपसन के रूप में देखा। इनके जो पति हैं, जो सेकंड हस्बैंड है, उनके फर्स्ट, उनका भी एक बेटा है ना, जो कि इनको माँ बोलता है कि नहीं आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी माँ हो, जो बोलता है, जो कि बहुत प्यार करता है इनसे। उस लड़के को उन्होंने देखा कि उस जीवन में उनके प्रेमी का छोटा भाई था जिसको धक्का देकर के उस लेडी ने मार दिया था। वही लेडी जिसने इस जीवन के अंदर उस बच्चे को, केवल 1.5 से 2 साल की जब आयु का वो बच्चा था, उसको खौलते हुए पानी से जला दिया था, उसको मारने का इस जीवन के अंदर भी उसने प्रयास किया था। तो दोस्तों ये जो पूरी कहानी है इसके अंदर बहुत, क्योंकि रिश्ते बहुत सारे हैं, इमोशंस बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये दिख रहा है कि भाई जो महत्वाकांक्षाएं इन बुरी आत्माओं की पिछले जीवन में पूरी नहीं हुई, उन महत्वाकांक्षाओं को वो इस जीवन के अंदर पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना बदला लेने का प्रयास कर रहा है ना। तो पहले भी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी और अब भी इनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी। दोस्तों अमूमन तौर पे जब हम पास्ट लाइफ की स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादातर जो भाई बहन होते हैं वो पास्ट लाइफ की स्टोरीज के अंदर जस्टिस को ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं कि भाई पिछले जीवन के अंदर इसने बुरा किया तो इस जीवन के अंदर भैया उसके साथ बुरा हो गया। देखो दोस्तों, कर्मा अपने आप प्ले तो इसी प्रकार से करता है, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करता रहता है कि एक ने गलत किया तो दूसरे को मौका मिल गया, फिर दूसरे को किया तो तीसरे का हो गया। लेकिन बात क्या है कि ये जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये बहुत सारे हमारे बंधन होते हैं, कई सारे लाइफ्स का इंटेंगलमेंट होता है। अभी जो पूर्व जीवन इन्होंने 1890 का देखा,
उससे पहले की भी इनके कोई जीवन रहे होंगे, उससे पहले की भी कोई जीवन रहे होंगे। तो सही मायने में कल्प्रिट कौन है? देखिए, अभी के अगर आप ये आज का और पहले के 2 जन्म देखेंगे तो आपको साफ कल्प्रिट्स नजर आ रहे हो कि भाई यही बुरे लोग हैं, यही पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर कोई बहुत ही गंदी आत्माएं हमारे जीवन के अंदर हमारे आ गई हैं और वो हमारे जीवन को तहस नहस करने का प्रयास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे किसी जीवन के अंदर ऐसा ज़रूर हुआ होता है जिसके अंदर उनके इस तरह से गंदे व्यक्तित्व वाले इंसान, यानी इंसानों के रूप में जो राक्षस होते हैं लोग, वैसा बन जाने में हमने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर किया होता है, जिसका प्रभाव ही आगे आने वाले जीवनों में हमारे को देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इन बहन का ये सेशन, इतने सारे रिश्ते थे, इतना ज़्यादा वो था, तो और इनका आगे सेशन करने का हमारे को चांस नहीं मिला। यहाँ पर ये जाग गए। खैर, जागने से पहले अभी ये भी बताएंगे कि अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास गए थे, स्पिरिचुअल गाइड से इनको कुछ गाइडेंस भी मिला था, तो वो भी बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके और अच्छा, तो अभी पहले स्पिरिचुअल गाइड का ही बता देते क्योंकि उन्होंने भी कुछ इन्हीं लाइंस पे बात करी थी। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने सबसे पहले तो जब ये गए तो उनको ये गाइडेंस दिया, वहाँ पे यही बात हुई कि पहले भी इन लोगों ने हमारे पे किसी प्रकार का अत्याचार किया था, कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई थी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा कर चुके थे ना, हमारे को मार चुके थे, तो फिर इस जीवन में भी इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने ऐसा कहा कि बच्चे, तुम्हारे हिसाब किताब इन आत्माओं के साथ बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। उनका पिछले जन्म में जो उन्होंने किया था उनका बदला पूरा नहीं हुआ था, वो अपना और जो उनका बदला है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस जन्म में जो अब तक तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा हिसाब किताब लगभग पूरा समाप्त हो चुका है। तुम्हारा जो अभी पति है उसका थोड़ा बहुत रह गया है, इसीलिए ये सबब बना कि वो वहाँ गया, उसने उसके हाथ का खाना खा लिया। लेकिन इनके स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा जो पति है वो बहुत जल्द उसके प्रभाव से मुक्त हो जाने वाला है। उन्होंने कुछ ऐसा भी गाइडेंस किया कि भाई तुम्हें कुछ ध्यान साधना करने की आवश्यकता है, और जो क्योंकि तुम्हारा जो पति है वो तो इस सुध-बुध में नहीं है कि वो किसी प्रकार का ध्यान कर सके, लेकिन तुम दोनों का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान करके अपने पति को सकाश दो। तो वैसे भी इनको हमारा पति जो है बंधन मुक्त होने वाला है, लेकिन तुम्हारी सकाश की अगर मदद तुम्हारे पति को मिलेगी तो उससे वो और जल्दी जिस बंधन में, जिस माया जाल में वो फंस गया है, उससे मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति बहुत ही जल्द तुम्हारे पास वापस आने वाला है, तुम पूरी तरह से निश्चिंत रहो। तो दोस्तों, ये था पूरा केस। ये कहीं कहीं पे बदला लेने वाला केस भी था, कहीं कहीं पे रिपीट पैटर्न केस भी था, क्योंकि इनका जो मेन मुद्दा था, क्योंकि ये इस चीज़ से परेशान थे कि मेरे पति ठीक होंगे या नहीं होंगे, उसका रेजोल्यूशन इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड ने दे दिया था। इसकी वजह से बहन ने निर्णय किया कि भाई मैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराऊंगी, मैं और ज़्यादा पीछे जा कर के नहीं देखूंगी कि भैया हमने क्या किया था। तो इन्होंने यही निश्चय किया कि भैया मैं ध्यान साधना के माध्यम से योग सीखूंगी, और उसी के माध्यम से जो भी इनसे बकाया हमारे हिसाब किताब है और जितनी भी आत्माओं से हमारे हिसाब किताब हैं उनको समाप्त करने के प्रति अपना जो है ध्यान लगाऊंगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की जो हमारी ये कहानी है इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत करी ये आपको पसंद आई होगी। कार्मिक अकाउंट्स कितने गहरे और कितने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, इसका ज्ञान आपको मिला होगा और आपकी जो नॉलेज है उसके अंदर कुछ आपकी वृद्धि हुई होगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।